हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा हुआ है, बट 12th में सिर्फ हम लोग ने एज अ इंट्रोडक्शन इसको स्टडी किया है, इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया है। सो अगर हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो हमें इसको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। सही बात है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे, इस पे ब्रीफ डिटेल स्टडी करेंगे, किस पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। सो ये लेक्चर के बाद आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक बॉडी हम लोग इस टॉपिक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स वाज ओरिजिनेटेड। अब देखो, एक्चुअल में अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए ना, तो अराउंड 1859 में गुस्ताव किरचॉफ, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था ना, पहली बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो उस टाइम पे बताया था कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसपे अगर हम लोग कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंसिडेंट करते जाए तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। सही बात है। सो 1859 में पहला ये चीज इंट्रोड्यूस किया था ब्लैक बॉडी के बारे में किरचॉफ ने। अब उसके बाद इस टाइप के बॉडी पे बहुत सारा डिटेल स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोग को पता है ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो हम लोग के पास पूरा ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग को पता है जब कभी भी एक्सपेरिमेंट करते, ऑब्जर्वेशन करते, फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते, बहुत सारा मतलब रिजल्ट वगैरह निकालते। तो वहीं से हम लोग को एक कुछ ऐसा ग्राफ मिला। अब ये ग्राफ कैसे आया, क्यों आया, क्या है, वो डिटेल में हम लोग बाद में देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो अब पहला चीज क्या है कि 1859 में पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया ब्लैक बॉडी के बारे में, जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया किरचॉफ सर के थ्रू। उसके बाद उसके बारे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है, हम लोग ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन तो समझ गए कि वो जो एब्जॉर्ब कर लेता है हर एक चीज को, हर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। एक्चुअल ब्लैक बॉडी क्या होता है ना, जो हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि जिसपे यार एनर्जी कोई भी इंसिडेंट करो वो एब्जॉर्ब करेगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली एट लो टेम्परेचर। तो ये जो वर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, लो टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के बारे में बोले तो लो टेम्परेचर पे ही वो बॉडी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सारे के सारे को, और क्या करेगा। उसके बाद अगर हाई टेम्परेचर की बात करें, देखो अब कोई चीज हम लोग को ब्लैक कैसे दिखाई देता है, ब्लैक मतलब एक कलर नहीं, इट इज एन एब्सेंस ऑफ विजिबल लाइट। सही बात है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क को ही हम लोग ने क्या बोल दिया, ब्लैक बोल दिया। तो कोई बॉडी हम लोग को ब्लैक ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब क्या, हम उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होता था और हमारे रेटिना में जाता था और हम लोग को ऑब्जर्व होता था, वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो रहा है। मतलब विजिबल लाइट जा ही, मतलब रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है और उस पर जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हम लोग को क्या अपीयर होगा, ब्लैक होगा। सही बात है। सो अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे बॉडी सारे के सारे एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर समझो बॉडी हाई टेम्परेचर पे रहा, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रहा तो सिंपल सी बात है, अगर हाई टेम्परेचर पे रहा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो रेडिएट करेगा। और कुछ ना कुछ रेडिएट करेगा तो जब कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पे होता है तो टेंडेंसी ये रहता है कि लो टेम्परेचर पे अगर वो रेडिएट करता भी है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा रेडिएशन का, जो भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो मतलब क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसका जो रेंज रहेगा ना फ्रीक्वेंसी का, वो विजिबल में नहीं रहेगा, विजिबल में नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को लो टेम्परेचर में क्या मतलब ऑब्जर्व क्या होता है कि बॉडी कैसा है, ब्लैक, क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं होता। लेकिन पिक्चर जब हाई टेम्परेचर पे जाए और हम लोग देखे उसको, तो हम लोग को ना जो रेडिएशन वहां पे एमिट होता है वो विजिबल रेंज में लाई करता है। इसलिए हम लोग को कई बार, मतलब जरूरी नहीं है हर बार वो विजिबल में रहे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बॉडी क्या हो सकता है, सेल्फ ल्यूमिनस हो सकता है हाई टेम्परेचर, तो हम लोग उसको कंप्लीट ब्लैक तो नहीं बोल सकते। सही बात है। अब ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट बल्ब कोई चमकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस। जैसे देखो अगर मेटल को हम लोग हीट करते जाए तो कुछ टाइम के बाद धीरे 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 उसका जो चमकना है, उसका जो ग्लोइंग है वो बढ़ते जाता है, उसी चीज को बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को समझ गया कि हम भाई इस टॉपिक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स का
मतलब बोलेंगे कि एक के बाद एक बार जो थियरीज है स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। सही बात है, तो पहला क्वेश्चन अपना डन। अब सेकंड चीज कि ब्लैक बॉडी क्या है वो भी हम लोग समझ गए, ऐसा बॉडी जो कि सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करे एट लो टेम्परेचर एंड अपीयर्स एज ब्लैक। और दूसरा चीज देखो, ब्लैक बॉडी हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, जरूरी नहीं है ब्लैक हो, सेल्फ ल्यूमिनस भी हो सकता है। सही बात है, किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। सही बात है, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी के बारे में। अब दूसरा चीज, ब्लैक बॉडी हर एक टाइप के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हर एक टाइप के एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है। मतलब हर एक टाइप के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और हर एक टाइप के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एमिट भी करेगा। क्लियर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ब्लैक बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ब्लैक बॉडी जो बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन है ना उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ब्लैक बॉडी मतलब क्या, ब्लैक बॉडी पे जो रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन इस बॉडी के कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, लेकिन इस बॉडी के साइज और इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे एट थर्मल इक्विलिब्रियम। अब टेम्परेचर है, चेंज हो रहा है तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन निकल रहा है उसका वैल्यू भी चेंज हो सकता है। अगर साइज अलग है तो उससे भी इसका रेडिएशन में कुछ इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, वो भी हम लोग कंप्लीटली समझ चुके हैं। आगे बढ़े, चलो ये भी अपना डन। अब नेक्स्ट चीज जो है ना, कई बार ब्लैक बॉडी पढ़ते वक्त हम लोग एमिसिव पावर वर्ड सुनते हैं। अब एमिसिव पावर क्या होता है, एमिसिव पावर कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में कभी भी एमिसिव पावर को, एमिसिव पावर अगर कोई बोलता है तो पहले तुम लोगों को दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि भाई एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या आना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसको सिंपल बोलने का एनर्जी पर यूनिट टाइम, खत्म। इतना अभी के लिए जो बोल रहा हूं समझ के लो, आगे और तुम लोग को डिटेल में समझ जाएगा। देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब क्या, कि कोई भी बॉडी अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो कितना एनर्जी एमिट कर रहा है यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिसिव पावर। और एमिसिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्मॉल ई कैपिटल ए सिग्मा इंटू टी का पावर 4। जहां पर स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई है एमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ठीक है, एमिसिविटी बोलो। और कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए एरिया किसका, जो ब्लैक बॉडी है ना उसका जो सरफेस है ना उसका सरफेस एरिया है क्या अपना, कैपिटल ए। सिग्मा क्या है, सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। और ये जो एमिसिव पावर का फॉर्मूला है इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन्स लॉ, जहां पर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का पावर 4 होता है, इसको हम लोग स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब एमिसिव पावर क्या होता है वो सबको समझा। एमिसिव पावर बोले तो क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब देखो यार, ब्लैक बॉडी जो हम लोग पढ़ते थे, फेरिस ब्लैक बॉडी 12th में जो पढ़ा था, अब मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अब तुम लोग इतने तो समझदार हो कि तुमको वो सब पता होगा। ठीक है, अब फिर भी अगर नहीं पता तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो फेरिस का जो ब्लैक बॉडी था, जो हम लोग बोल रहे थे कि एक तरीके से सोचा हुआ है, मतलब थियोरेटिकल था, थियोरेटिकल बॉडी था ना। सो उसमें क्या था, एक कैविटी टाइप था, सही बात है नहीं है, एक स्पेरिकल बॉडी था, स्मॉल ओपनिंग था और डबल कोटेड था। डबल कोटेड मतलब डबल वॉल। ठीक है, इसके हम लोग ने एक पार्ट में क्या रखा था, कोनिकल प्रोजेक्शन रखा था और यहां से हम लोग एनर्जी को अंदर इंसिडेंट कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, जब एनर्जी यहाँ पे जा रहा था टकरा रहा था, और इनर वॉल को हम लोग ने कोट किया था किससे बोलो, लैंप ब्लैक से किया था। किससे, लैंप ब्लैक से। तो जब यहाँ पर इस प्रोजेक्शन पे गिरता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब जो लैंप ब्लैक है, लैंप ब्लैक वो कितना एब्जॉर्ब करता था, लैंप ब्लैक है उसको बोलेंगे प्लैटिनम ब्लैक, दूसरा नाम। तो जब कभी भी लैंप ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक टाइप का मटेरियल है उस पर अगर एनर्जी इंसिडेंट किया जाए तो 98% वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिंपल सी बात है, जब प्रोजेक्शन पे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, और ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये बॉडी एक्ट करेगा एज अ ब्लैक बॉडी नहीं, ये जो छोटा सा सरफेस है ना, ये जो ओपनिंग है ना, सिर्फ इतना एरिया को हम बोल सकते हैं कि ये एरिया है ब्लैक बॉडी का, और ये कंप्लीट ऐसा एक्ट कर रहा है ब्लैक बॉडी। लेकिन उस बॉडी का सरफेस एरिया जो है कितना लेना है, इस जो अपर्चर है ना उसका जो ओपनिंग रहेगा उतना ही एरिया लेना है। क्लियर है, तो ये सब हम लोग ने 12th में पढ़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कैविटी वाला याद रखना, कैविटी चीज,
अब नेक्स्ट देखो, जो ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके थ्रू हम लोग को बहुत सारे मतलब रिजल्ट्स मिले, ऑब्जर्वेशन मिले। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब ऐसा कुछ एक ग्राफ मिला हम लोग को जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। अब ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या है, हम लोगों ने क्या किया, ये जो कैविटी था उसको कंप्लीटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे हीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या करना स्टार्ट करता है, एमिशन करना स्टार्ट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। सही बात है कि नहीं? तो जब वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग ने क्या किया, ग्राफ बनाया, क्या वर्सेस क्या। देखो यू लैम्बडा या इसको बोलेंगे आर लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा, जहां पर लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ वर्सेस हम लोग बोलेंगे। अब देखो यू लैम्बडा को बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, और आर लैम्बडा को कहा जाता है रेडियंसी या स्पेक्ट्रल रेडियंसी, या उसको और डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए बोलो स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो ये जब प्लॉट किया गया तो ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। सही बात है। अब क्वेश्चन था कि इसका मतलब हम लोग क्या करते, फिजिक्स में हम लोग क्या करते, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते उसका कुछ ग्राफ मिलता है हमको, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, उसको हम लोग मैच करते कि थियोरेटिकल कुछ एक मतलब उसके पीछे का जो फिजिक्स है उसको इन्वॉल्व करके हम लोग उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कर्व हम लोग को मिला है इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हमारा क्या था, मिशन था कि भाई इस कर्व को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सही बात है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें काम किया, अब हम लोग आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले एक चीज ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे जब ये कर्व प्लॉट करते हैं तो वो लोग क्या ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, वापस से ये कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या, अब क्वेश्चन आता है ना यार, ग्राफ बन रहा है तो मोस्टली तो सब लोग ओरिजिन से ही बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं है। सही बात है। अब ये ग्राफ, इसका आंसर क्या पता है क्या, इसका आंसर है सिंपल, क्वांटम मैकेनिक्स में कंसेप्ट आता है जीरो पॉइंट एनर्जी का। अब जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम लोग ऐसा समझो कि इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड आल्सो ड्यू टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में ये अज्यूम करके चलते थे कि अगर किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी कर देना, एब्सोल्यूट जीरो कर दे, तो उस बॉडी के पास, उस स्टेट, उस सिस्टम के पास एनर्जी जीरो हो जाएगा, ऐसा ही सोचते थे। बट नहीं, ये गलत है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग टेम्परेचर को एकदम 0 केल्विन भी कर देना तब भी सिस्टम के पास कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा, और उस एनर्जी को कहा जाता है जीरो पॉइंट एनर्जी। क्लियर है? ये जीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ अनसर्टेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये कैसे होता है ये हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे, जब आएगा ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना पार्ट सबको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, रेडिएशन पढ़ते वक्त ना हम लोग को कुछ एक पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टर्म्स हम लोग को यूज में आता है। अब वो टर्म्स क्या, हम लोग उसको समझ के चलते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो वो टर्म्स क्या है ना, अगर वो टर्म्स हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग को ब्लैक बॉडी को समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब वो टर्म्स क्या है, पहले तो हम लोग ने देखा, देखो ये चीज, ये दो चीज, ये हम लोग को पता नहीं क्या है। अब उसके बारे में देखते हैं डिटेल में क्या है वो चीज। सो जो कुछ टर्म्स है जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने में हमें यूजफुल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या रख देते हैं, सम टॉपिक्स, सम टर्म्स इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो पहला चीज है आर लैम्बडा। आर एक फंक्शन है जो कि लैम्बडा का है, उसका मतलब इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रेडियंसी, या इसको बोलो स्पेक्ट्रल एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, और दूसरा चीज जो था यू लैम्बडा,
यू लैम्डा क्या होता है? अब यू लैम्डा होता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, इसको अगर दूसरे टर्म्स में बोलने जाए तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पेक्ट्रल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो बहुत सारे जगह में डेरिवेशन में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग इन टर्म्स को देखते हैं, लेकिन अगर हम लोग को इसका एक्चुअल मीनिंग जो कि ये नहीं पता है ना, तो वहां पे हम लोग को थोड़ा डेरिवेशन को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अब वो तुम लोग को नहीं होगा। देखो आर लैम्डा का मतलब होता है स्पेक्ट्रल रेडियंसी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या? स्पेक्ट्रल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है। और यू लैम्डा क्या है? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। और हम लोग को पता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम समथिंग। तो एनर्जी डेंसिटी है तो स्पेक्ट्रल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। और बहुत सारे जगह में तुम लोग को ये दिखाई देगा आर लैम्डा ऐसा रहेगा और इंटू डी लैम्डा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन दी रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मतलब क्या बोलेंगे? देखो सिंपल, स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन दी रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मतलब छोटे इंटरवल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको डिफाइन कर रहे हैं। सिमिलरली यू लैम्डा के लिए हो जाएगा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इन दी रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम लोग ये लैम्डा का फंक्शन लिया है। अब लैम्डा हम लोग को पता है, लैम्डा को हम लोग फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में भी इसका सेम चीज रहेगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम लोग कर सकते हैं। अब वो जो हम लोग करते ना, चेंज करते, वो कैसे करते आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब एक और चीज जो आता है ना, देखो अब एक ही ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन क्या आता है? एक ही ग्राफ को कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ने दो के वे में क्यों किया? मतलब यू लैम्डा के टर्म्स में और आर लैम्डा के टर्म्स में क्यों किया? अब देखो यू लैम्डा में क्या है? एनर्जी डेंसिटी मतलब बोले तो किधर वॉल्यूम का बात आ जाता है। सही बात है, वॉल्यूम का बात आ रहा है। तो हम लोग ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ते हैं ना, तो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आता है कैविटी वाला कंसेप्ट और एक आता है नॉर्मल जो सरफेस एरिया का बोले। तो जब कैविटी वाले के बारे में बोले, कैविटी रेडिएशन के बारे में बात करेंगे ना, तो हम लोग किसका यूज लेंगे? बोलो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? किसका यूज ले? कैविटी रेडिएशन। और सिंपल सी बात है, कैविटी मतलब अभी हम लोग ने देखा था अंदर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहेगा, तो उधर पे हम लोग बेस्ट यूज करते हैं यू लैम्डा का। तो वहां पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो यू लैम्डा के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। अच्छा रहता है क्योंकि वॉल्यूम वहां पे आता है, हम लोग को यूज होता है वो चीज। और जहां पे सिर्फ सरफेस एरिया की बात करें, हम लोग बोलेंगे हम लोग का जो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी होता है उसके बारे में बात करें, जहां पे सरफेस का बात करें, वहां पे हम लोग आर लैम्डा का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया पर देखो ना, खुद देखो, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग आर लैम्डा का यूज करते हैं उस जगह पे। तो कैविटी का यूज, कैविटी जहां पे रहेगा वहां पे यूज करेंगे यू लैम्डा, और जहां पे सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में बात करें वहां पे हम लोग यूज करेंगे रेडियंसी। क्लियर है? तो ये दो चीज सबको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर जरूरी थोड़ी ना कि कैविटी में हम लोग सिर्फ यू लैम्डा का यूज करें, आर लैम्डा का नहीं कर सकते क्या? या सरफेस में सिर्फ इसका यूज करना है, इसका नहीं कर सकते क्या? कर सकते। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्जन भी तो होना चाहिए। अब हाँ, कन्वर्जन है। अब वो कन्वर्जन क्या है वो देखो। अब वो कन्वर्जन, एक मिनट, चलो। अब वो जो कन्वर्जन होता है वो होता है आर लैम्डा इज इक्वल्स टू C/4 इंटू यू लैम्डा। क्या होता है? आर लैम्डा इज इक्वल्स टू C/4 यू लैम्डा। ये चीज याद रखना। तो जब कभी भी तुम आर लैम्डा से यू लैम्डा जा रहे हो तो ये कन्वर्जन करके जाओगे, या तो उल्टा कर देना। सही बात है। अब देखो ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व हम लोग को ब्लैक बॉडी का कर्व दिख रहा है, कुछ ऐसा कर्व है। अब ये कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और उसमें एक चीज तुम लोग को दिखता होगा, देखो ये, अब मैं लैम्डा मैक्स क्या होता है उसको डिफाइन कर रहा हूं। सही बात है। लैम्डा मैक्स मतलब क्या? वो वेवलेंथ जहां पे मेरा यू लैम्डा क्या है? मैक्सिमम।
ये कर्व पे मुझे बताओ यू लैम्बडा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे जो लैम्बडा रहेगा उस लैम्बडा उस वेवलेंथ को मैं क्या बोलूंगा, वेवलेंथ मैक्सिमम या मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच माय रेडियंसी इज मैक्सिमम। क्लियर है? तो लैम्बडा मैक्स मतलब वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। वैसे अगर देखने जाओ तो वेवलेंथ का मैक्सिमम तो आगे जाएगा, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैम्बडा मैक्स किसको डिफाइन किया गया है, वो वेवलेंथ जहां पर स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर है? और एक चीज नोटिस किया होगा तुम लोगों ने, जैसे जैसे कर्व चेंज हो रहा है, मतलब ये अब क्वेश्चन है ये कर्व किसका, ये कर्व किसका, ये कर्व किसका, सब सेम बॉडी के लिए है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे। ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे ये, और लो टेम्परेचर पे ये, उससे लो टेम्परेचर पे। मतलब हम लोग बोलेंगे इसको बोल दो T1, इसको बोल दो T2, इसको बोल दो T3, तो बोल देने का T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ क्या हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब वेवलेंथ कम होते जा रहा है। अब ये एक वेन्स लॉ आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखते पहले इतना समझ जाओ। तो इतना क्लियर है सबको? चलो एक और चीज, जो हमें ऐसा कर्व मिल रहा था, सो रेडियंसी वर्सेस हम लोग ने लैम्बडा का जब कर्व बनाया था, सो कुछ इस तरीके का कर्व मिल रहा था हमें। सही बात है? अब यहाँ पे ना जहां पर हम लोग को लैम्बडा मैक्स मिल रहा था ना, सो एक चीज ये भी है, सो अब इसके अंदर जो एरिया रहेगा, और एक मैं बोलता हूँ ये, तो जो टोटल एरिया अंडर दी कर्व है ना, टोटल एरिया अंडर दी कर्व, टोटल एरिया अंडर दी कर्व, अंडर दी कर्व, वो क्या होता है, वो होता है 4 टाइम्स एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व इन दी रेंज 0 टू लैम्बडा मैक्स। ठीक है? तो 0 से लेके लैम्बडा मैक्स के बीच का जो भी एरिया अंडर दी कर्व है इज 1/4 टाइम्स टोटल एरिया अंडर दी कर्व। क्लियर है? जब इसको यहां पर लेके जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? ये एक चीज है, कंसेप्ट है, याद रखना, काम आता है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब नेक्स्ट चीज क्या है ना, अब नेक्स्ट ये है कि हम लोग ने ये तो समझ लिया ब्लैक बॉडी क्या होता है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझ गए, और ये भी समझ गए कि ब्लैक बॉडी का ओरिजिन कहाँ से आया था, मतलब किसने बताया था, पहली बात। फिर अब ये तो पता चल गया, और फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुआ, एक्सपेरिमेंट से हम लोग को कुछ कर्व मिला, वो भी पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन जो है उस कर्व को एक्सप्लेन करेगा कौन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो नेक्स्ट चैलेंज वाज हु विल एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। सही बात है? तो उस कर्व को एक्सप्लेन करना था, अब वो कौन करेगा? तो बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए, उनमें से जिन्होंने पहले काम किया था वो था वेन्स। तो वेन्स ने क्या किया, आप देखो पहला टॉपिक तो बोलेंगे वेन्स ट्रीटमेंट किस चीज के लिए, टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए वेन्स ने क्या किया। सही बात है? अब देखो कैसा है ना, वेन्स ना बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था, बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन था। और तुम लोगों को पता है कि मैथमेटिशियन लोग जो अच्छे रहते हैं उन लोग के पास एक क्वालिटी होता है कि उन लोग कर्व को या किसी भी ग्राफ को देख के सीधा बता सकते हैं कि भाई इसका इक्वेशन इस टाइप का होगा, इस टाइप के इक्वेशन को एक कर्व फॉलो करता होगा। सही बात है? सो वैसे ही वेन्स इतने अच्छे मैथमेटिशियन थे कि उन्होंने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को नोटिस किया तो उन्होंने डायरेक्ट अपने तरीके से बाय सम मैथमेटिक्स उन्होंने खुद से क्या दिया, उस कर्व का एक फॉर्मूला दिया, मतलब एक फॉर्मूला दिया, और वो दिया u लैम्बडा इक्वल्स टू a अपॉन लैम्बडा रेज टू 5 इंटू e का पावर माइनस a बाय लैम्बडा इंटू टी, जहां पर कैपिटल ए क्या है, कांस्टेंट है, और स्मॉल ए क्या है, एक दूसरा कांस्टेंट है। सही बात है? तो जस्ट बाय सीइंग दी कर्व उन्होंने क्या दिया, रिलेशन बता दिया जो उसको फॉलो करेगा। अब क्वेश्चन आता है तो ये चीज कंप्लीटली सही है नहीं है वो देखते हैं हम लोग। सही बात है? अब देखो लैम्बडा के टर्म्स में दिया है, तो क्या हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं कर सकते क्या? चलो करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करना है, मतलब कैसा है ना, कई बार एग्जाम में तुमने पढ़ा है लैम्बडा के बारे में, बुक में दिया है लैम्बडा के बारे में, लेकिन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पूछ लिया तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। अब
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ u लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा इक्वल्स टू यू न्यू इंटू डी न्यू। इसका मतलब क्या है कि भाई एनर्जी इन द इंटरवल लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू एनर्जी इन द इंटरवल न्यू प्लस डी न्यू, क्योंकि वो इंटरवल तो सेम है ना, एनर्जी उतना ही रहेगा। अब दूसरा चीज यहां से मैं यू लैम्बडा को क्या लिख सकता हूँ, यू लैम्बडा को मैं लिख सकता हूँ यू न्यू इंटू, सॉरी हम लोग को यू न्यू चाहिए ना, यू न्यू विल बी इक्वल्स टू यू लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा डिवाइड बाय डी न्यू। क्लियर है? और ये रिलेशन भी पता है, c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। सही बात है। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा, सो लैम्बडा हो जाएगा c अपॉन न्यू, या हम लोग बोलते हैं न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्बडा। सही है। सो यहाँ पे इस पे डिफरेंशिएट कर देते लैम्बडा के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा डी न्यू विल बी इक्वल्स टू c इंटू 1 अपॉन लैम्बडा का माइनस 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा हो जाएगा। सही बात है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलता है हम लोग देखते हैं। चलो तो क्या हो गया, u न्यू विल बी इक्वल्स टू यू लैम्बडा क्या है ये तो रखो, लेकिन लैम्बडा के जगह में क्या रखना है, ये वाला वैल्यू रखना है c अपॉन न्यू का पावर 5 इंटू e का पावर माइनस a अपॉन लैम्बडा के जगह में क्या रखना है, लैम्बडा के जगह में रखना है c अपॉन न्यू इंटू कैपिटल T। तो ये चीज तो इसका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट लिखो, देखो d लैम्बडा अपॉन डी न्यू, यहां से क्या आ जाएगा खुद बोलो, d लैम्बडा अपॉन डी न्यू इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा स्क्वायर बाय c। अगर हम लोग सिर्फ इसका मॉड मैग्नीट्यूड ले तो माइनस साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सो जब यहाँ पे इसको रखा जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, इनटू लैम्बडा स्क्वायर बाय c। अब लैम्बडा स्क्वायर का मतलब क्या है, लैम्बडा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, c स्क्वायर बाय न्यू स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है क्या सबको। अब देखो यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, कटेगा तो कितना बचेगा, इधर पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इंटू न्यू क्यूब अपॉन, देखो इधर c का पावर 5, एक तो c यहाँ से कट रहा है, एक यहाँ से कटेगा तो c का पावर 4 इंटू e का पावर माइनस a अपॉन न्यू इंटू c इंटू टी। सो वेव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कुछ ऐसा हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं, हाँ बराबर है, ऐसा ही होगा। सही बात है, वेरीफाई कर लिया। चलो अब ये बराबर है। सो वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोला तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद होता है तो अच्छी बात है, बट मैं तो बोलूंगा कॉन्सेप्ट को याद रखो, कैसे करना है वो याद रखो। कितना चीज याद रखेंगे यार, सही बात है। अब दूसरा चीज आगे बढ़ते, देखो वेन्स ने ये चीज तो बता दिया कि इसका जो इक्वेशन जो फॉलो करेगा वो कर्व वो ये, क्या ये उस कर्व को एक्सप्लेन कर पा रहा था क्या, ये मतलब अब इसको लेके अगर हम लोग ने कर्व प्लॉट किया, मतलब थियोरेटिकल कर्व बनाया तो कुछ ऐसा मिल रहा था, मतलब अपना एक्सपेरिमेंटल कर्व कैसा था, कुछ ऐसा था। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बोल दो, ये यू लैम्बडा बोल दो, यू न्यू बोल दो। सही बात है। तो अब कर्व कुछ ऐसा मिल रहा था ना कि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे वो एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पे लो आ रहे तो लो फ्रीक्वेंसी पे वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा था। सो वेन्स का एक तरीके से हम लोग बोलेंगे फेलियर क्या था कि इट वाज एक्सप्लेनिंग वेरी बेस्ट इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बट इट वाज फेलिंग बैडली एट लो फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। सो अब तुम लोग खुद से सोचो ना यार, कोई अगर ऐसा मतलब इक्वेशन दे रहा है जस्ट उसके ग्राफ को देख के, तो क्या वो कंप्लीट उसको बता पाएगा क्या, नहीं। हाँ चलो तुक्का लगेगा तो इतना परफेक्ट तुक्का तो नहीं लगेगा, तो होना था तो हो गया। क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि वेन्स ने कुछ सोचा नहीं, यार मैथमेटिशियन ने तो कुछ तो अच्छा खासा सोचा होगा, उसके पीछे का रीजन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया वेन स्टेटमेंट। तो पहला एक्सप्लेनेशन करने के लिए कौन आया था, वेन्स। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन आया, नेक्स्ट आया रेले जीन्स। अब उन लोगों ने क्या दिया वो देखते हैं। और रेले जीन्स में आगे बढ़ने से पहले, रेले जीन्स स्टेटमेंट देखने से पहले यहाँ पे एक चीज आता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्बडा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी टेम्परेचर।
अब ये चीज कैसे आता है वो देखे, मतलब हम लोग को पता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ 12th में भी पढ़ा हुआ है, लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अगर इक्वल कर दिया तो क्या होता है, इक्वल इक्वल टू सम कांस्टेंट बी अपॉन टी, और बी का अपने को वैल्यू भी पता है, लेकिन ये आता कैसा है वो देखे एक बार। चलो तो अब हम लोग को चाहिए क्या, ये लैम्डा मैक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसको निकाले कैसे, इसको कैसे निकाला जा सकता है। अब देखो सिंपल है, ये इक्वेशन याद रखना, किधर गया, ये वाला इधर से अपने को मिल जाएगा। अब कैसे वो देखो, सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं। अब मुझे बताओ किसी भी चीज का अगर तुमको मैक्सिमम फाइंड करना है तो तुम क्या करते हो, जिस चीज का मैक्सिमम फाइंड करना है उस चीज को उसके टर्म्स में क्या कर देते हो, डिफरेंशिएट कर देते हो, और फिर वहां पे क्या करते हो, उस चीज का वैल्यू फाइंड कर देते हो। तो सेम चीज यहाँ पे करना है अपने को मैक्सिमम किसका चाहिए, u का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम है उसका वेवलेंथ चाहिए ना, तो क्या करेंगे, वेवलेंथ के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और हम लोग को मालूम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से उसको इक्वल टू 0 कर दो, और वहां पे लैम्डा का जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम वाला। ठीक है, जहां पे हम लोग को u का वैल्यू क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। तो मैं क्या करूंगा, डी यू लैम्डा डिवाइड बाय डी लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, 0 करना है। अब रखो इसको, क्या हो जाएगा बोलो, डिफरेंशिएट करो, a अपॉन, देखो u इंटू वी लगेगा, सही बात है, तो इसको अपॉन लैम्डा फाई कर दो, इंटू ई का पावर जैसा था वैसा का वैसा, इंटू, अब इसका हम लोग कर रहे थे माइनस ए बाय लैम्डा, सही बात है, सॉरी माइनस ए बाय टी, इंटू अब इसका करेंगे, इसका 1 अपॉन टी, 1 अपॉन लैम्डा का क्या आ जाएगा, -1 बाय लैम्डा स्क्वायर, सही बात है, इंटू डी लैम्डा हो जाएगा, तो वो तो हट जाएगा। अब बचा क्या दूसरा, इसमें एक और आएगा एडिशन में प्लस क्या होगा, ये वाले टर्म का, अब इसको ऐसा रखो a इंटू ई का पावर माइनस ए बाय लैम्डा टी, इंटू अब इसका करो -5 अपॉन लैम्डा का पावर 5, सही बात है, हो गया, इक्वल्स टू क्या करना है, 0। अब देखो जो कॉमन टर्म है उसको एक काम कर, दोनों को साइड साइड में ले लें, तो जब इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, यहाँ पे क्या कर दो, माइनस था तो इसको क्या कर दो, इक्वल कर दो, क्लियर ही नहीं है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, देखो लैम्डा का a अपॉन लैम्डा का पावर 5 कैंसल, a अपॉन लैम्डा का पावर 5 कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, अब बच रहा क्या है यहाँ पे, a अपॉन t इंटू लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच रहा है यहाँ पर 5, देयरफॉर, सो देखो यहाँ पर हम लोग ने एक मिस्टेक कर दिया। अब वो मिस्टेक क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सब बराबर है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड बाय 5 था ना, तो उसको करेंगे तो 6 हो जाएगा ये, तो यहाँ से देखो स्क्वायर का एक टर्म कट जाएगा, एक बचेगा, पावर का 5 कटेगा, तो यहाँ पे लैम्डा बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू a अपॉन 5 इंटू टी, तो इसको मैं ऐसा b अपॉन टी लिख सकता हूँ क्या, तो क्या मैं, यही है जहां पे अपने को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, तो लैम्डा मैक्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी विच इज वेन्स लॉ। अब ये लैम्डा मैक्स क्यों लिखा, लैम्डा का वो वैल्यू है जहां पे हम लोग को u का वैल्यू क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, क्लियर है। अब बढ़ते रेले जीन्स ट्रीटमेंट पे, क्या है कैसा है डिटेल में देखते हैं। सो वेन्स के बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आगे आया एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, वो था रेले जीन्स, ठीक है। तो अब रेले जीन्स ट्रीटमेंट क्या होता है, रेले जीन्स ट्रीटमेंट बोलते हैं, रेले जीन्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं। पहले तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसका बेसिस क्या है, कि किस बेस पे इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया गया, सही बात है, एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया, उसका बेसिस क्या है वो देखते हैं। देखो अब कैविटी कंसेप्ट में हम लोग ने देखा था, जहां पर हम लोग ने ब्लैक बॉडी वाला जो कैविटी वाला लिया था, ठीक है, तो उसमें अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, देखो सबसे मेन चीज क्या है ना, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है, मैटर और रेडिएशन के बीच में जो एनर्जी का गिव एंड टेक होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस वे में होता है, मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी लेगा। और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से या क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो मैटर और रेडिएशन के बीच में इंटरेक्शन होता है वो डिस्क्रीट वे में होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी या उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या उसका इंटीजर स्टेप्स में वो एनर्जी को गिव एंड टेक करेगा। सो क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कि भाई एनर्जी का जो एब्जॉर्ब है, मतलब एमिशन है या एब्जॉर्प्शन है, वो कैसा होगा, गिव एंड टेक होगा कंटिन्यूअस वे में। और क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि नहीं भाई, एनर्जी का जो गिव एंड टेक होगा वो किस वे में होगा, डिस्क्रीट वे में होगा, कुछ स्टेप्स में होगा। अब देखो जो रेले जीन्स ने सब कुछ एकदम मतलब बोलेंगे ना, जो ट्रीटमेंट का बेसिस था, जो सोचा था, फिजिक्स लगाया था,
मतलब एकदम खतरनाक लगाया था, लेकिन एक चीज पे मार्क खा गए। अब वो चीज था एनर्जी के ऊपर। मतलब उन्होंने बोला कैविटी के अंदर क्या बोला, जो पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से या जो भी एटम से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एनर्जी मिल रहा है तो कैविटी के अंदर वो वाइब्रेट करेंगे। जो भी एटम से वॉल्स के, कैविटी के वॉल्स के, वो लोग क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेंगे। और वाइब्रेट करेंगे तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, उन टाइप के वाइब्रेटर को हम लोग क्या मान सकते हैं, उनको हम लोग मान सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर मान सकते हैं। और उनके वजह से ऑसिलेशन, और हम लोग को पहले ये भी पता था कि उस टाइम पे ये भी पता था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स कि जब कभी भी पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा मतलब एक्सेलरेशन कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो वो जो वाइब्रेट कर रहा है एटॉमिक ऑसिलेटर एनर्जी एमिट करेगा जितना उसका फ्रीक्वेंसी है सेम फ्रीक्वेंसी का। सही बात है। अब क्वेश्चन आता है जब वो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा तो वो कैविटी के अंदर है, कैविटी के बाहर तो जा रहा नहीं है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करेगा और कैविटी के अंदर ही ट्रैप रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी उस कैविटी के अंदर ही ट्रैप है, ना तो ट्रेवल कर रहा है आगे, कैविटी के बाहर तो नहीं कर रहा है। तो उससे रिलेटेड जो वेव रहेगा वो सिंपल सी बात है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है 12th में, क्या होता है, स्टैंडिंग वेव। सो उन्होंने एटॉमिक ऑसिलेटर्स कंसिडर किया कि जो कि उसके अंदर वाइब्रेशन कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और उसके वजह से क्या होगा, एनर्जी एमिट कर रहे हैं, और वो किसके फॉर्म में कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में। सो उन्होंने उधर से क्या किया, ये जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला निकाला। अब वो कैसे, देखो, इसका स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब, स्पेक्ट्रल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो, नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड दी कैविटी, मतलब कैविटी के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव है, सही बात है, इनटू सिंगल स्टैंडिंग वेव का एनर्जी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन दी कैविटी। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। वापस से देखो, कैविटी के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, उसको मैं कैसे निकालूंगा कि कैविटी के अंदर कितने स्टैंडिंग वेव है पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू उस स्टैंडिंग वेव का, सिंगल स्टैंडिंग वेव का एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। अब देखो, ये जो वैल्यू मिला ना, वो मिला इतना 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, अब हम लोग को उसमें जाना नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दिखा दूं, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब आता है, इतना क्लियर है, बाय कैलकुलेशन। तो रेले जीन्स से कैलकुलेशन करने के बाद ये मिला। दूसरा चीज, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो यार सबको पता है कि आ जाएगा कैसे ना कैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला बात है, इनटू एनर्जी ऑफ सिंगल स्टैंडिंग वेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिया, केटी लिया, क्या लिया, केटी लिया। मतलब रेले जीन्स ने क्या किया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का हेल्प लेके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का हेल्प लेके जो स्टैंडिंग वेव के, सिंगल स्टैंडिंग वेव का एनर्जी निकाला ना, वो कितना मिला उनको, केटी। लेकिन यार हम लोग ने 12th में या जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कोई भी टर्म कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 kBT, मतलब हाफ केटी। हाँ या ना, हाफ केटी करता था, लेकिन यहाँ पे लिया कितना है, केटी। क्या ये क्वेश्चन सही नहीं है, वैलिड नहीं है। देखो ये केटी लिया ना, यही इसका गलती है, गलती यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो देखते कि बाद में प्लैंक्स ने कैसे उसको साफ किया, रफा दफा किया, लेकिन केटी कैसे है वो समझना चाहिए। अब केटी क्यों लिया, क्वेश्चन आता है, रेले जीन्स ने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगाया तो हाफ केबीटी लेना चाहिए था, लेकिन केटी लिया। तो क्वेश्चन, व्हाई केटी, व्हाई नॉट 1/2 केटी। क्लियर है। अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वेव्स के बारे में, कैविटी के अंदर वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिलेटिविस्टिक केस आएगा। कौन सा केस आएगा, रिलेटिविस्टिक केस, मतलब हाई स्पीड पे बात कर रहे हैं। तो रिलेटिविस्टिक केस में ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, रिलेटिविस्टिक केस के लिए कितना लेते हैं हम लोग एनर्जी, केटी। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए हम लोग कितना लेते हैं एनर्जी, 1/2 केटी। अब खुद बोलो अपना केस कौन सा है, अपना स्टैंडिंग वेव के बारे में बात कर रहे हैं जो एनर्जी एमिट कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होता है, उसका स्पीड, मतलब ऐसा बोलेंगे रिलेटिविस्टिक केसेस के लिए क्या लिया हम लोग ने, इसका केटी।
क्लियर है इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट समझ गया कि ट्रीटमेंट में क्या है। हाँ, कैविटी होता है, कैविटी के अंदर जो इनर वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स में जो एटॉमिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एटम क्या करेगा, एज एटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा एक्ट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में जाएगा, स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में जाएगा। उन्होंने निकाला स्पेक्ट्रल डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैसे, सिंगल स्टैंडिंग वेव यूनिट वॉल्यूम में कितने इनटू सिंगल स्टैंडिंग वेव का एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू कितना मिला, 8 पाई kT न्यू स्क्वायर बाय C3, ये मिल गया। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, क्या इतना हम लोग को जो एनर्जी मिला, मतलब एक रिलेशन मिला, जैसे वेन्स ने दिया था एक रिलेशन U और उसका T का, तो यहाँ पे भी कुछ रिलेशन तो मिल रहा है। सो इसका अब मतलब ये चीज को यूज करके इसका जो ग्राफ बनाएंगे, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, मतलब थियोरेटिकल ग्राफ और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए कि नहीं। तो हमने जब इसको प्लॉट किया तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिला, किसका, रेले जीन्स का ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। मतलब यार वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, परफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज कर रहा है मतलब ऊपर इंफिनिटी के साइड में जा रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या, रेले जीन्स लॉ एक्सप्लेन्स परफेक्टली एट लो फ्रीक्वेंसी बट फेल्स बैडली एट हाई फ्रीक्वेंसी। वेन्स का क्या है, उल्टा है, ना तो वेन्स ने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाया, ना तो रेले जीन्स कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाया। सही बात है। तो इसके बाद अब किसने किया वो देखते हैं। उससे पहले एक टॉपिक आता है रेले जीन्स के अंदर, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सही बात है। अब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या है, देखो यार खुद देखो, रेले जीन्स का जो कर्व है अब ये डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज कर रहा है तो इस कर्व के अंदर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर दी कर्व, खुद बोलो क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है ना वो चीज को, तो इन्फिनिटी रहेगा। इसका मतलब क्या, ये चीज इन्फिनिटी का मतलब क्या, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, इसका मतलब क्या कि एनर्जी कैविटी के अंदर कितना है, इनफाइनाइट अमाउंट में। बट यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली। सही बात है कि नहीं, फिजिकली पॉसिबल है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या, रेले जीन्स के ट्रीटमेंट में ही कुछ गलती होगा। और जिस पॉइंट पे डाइवर्ज करता है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी के वो वैल्यू पे जिस फ्रीक्वेंसी पे डाइवर्ज करता है, उस फ्रीक्वेंसी कहां पे लाई करता है, वो पॉइंट कहां पे लाई करता है, वो पॉइंट लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। कहां पे, अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसीलिए जहां पे जिस रीजन पे डाइवर्ज किया है रेले जीन्स का कर्व, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, विनाश। क्लियर है? हाँ, यहाँ कैटास्ट्रॉफी का मतलब यही होता है ना, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। क्लियर है सबको? तो रेले जीन्स ने जो ट्रीटमेंट दिया वो समझा सबको। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या होता है वो भी समझा, कि एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और जिस पॉइंट पे कर्व डाइवर्ज होता है वो कहां पे लाई करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसीलिए इसका नाम पड़ गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, वेन्स भी फेल हो गया, रेले जीन्स भी फेल हो गया, तो बचा कौन, बचा प्लैंक्स। अब प्लैंक सर ने जो ट्रीटमेंट है ना, प्लैंक सर का ट्रीटमेंट जो बेसिस है, ट्रीटमेंट का बेसिस है, सेम टू सेम किसका है, रेले जीन्स का ही है, पूरा सेम है। लेकिन एक चीज डिफरेंस है, वो है एनर्जी ऑफ सिंगल स्टैंडिंग वेव। एनर्जी ऑफ सिंगल स्टैंडिंग वेव। अब देखो एनर्जी ऑफ सिंगल स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंट है, ठीक है। अब प्लैंक सर ने जो यूज किया वो मतलब जो यूज किया था ट्रीटमेंट, वो किसका था, सेम टू सेम किसका था, रेले जीन्स का। बट चेंज कहां पे किया, चेंज किया एनर्जी पे। अब 1900 में प्लैंक सर ने बताया कि एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है ना मैटर और रेडिएशन के बीच में, मतलब एनर्जी का गिव एंड टेक, वो ऐसा होता है NH न्यू, मतलब डिस्क्रीट वे में, जहां पर n क्या होता है 1 2 3 ऐसा वैल्यू। तो E का वैल्यू क्या, एनर्जी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, ऐसा इंटीजर स्टेप्स में। मतलब यार एनर्जी होगा तो एक पैकेट के फॉर्म में होगा, मिनिमम छोटा सा छोटा पैकेट होगा, या तो उसका डबल होगा या तो उसका ट्रिपल होगा। जैसे मैं बोलूं अगर ये एक सिंगल मार्कर H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या तो वो इतना हो सकता है तो इसका डबल, या तो ट्रिपल, या तो 4 टाइम, या तो 5 टाइम, इसके बीच का वैल्यू नहीं होगा, कंटिन्यूस वे में नहीं होगा। ये मेन था। क्लियर है? और E इक्वल्स टू NH न्यू, यही फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं कि
क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिनेट हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिनेशन यहीं से हुआ। क्लियर है? क्योंकि यही फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करने के बाद पहले प्लैंक सर ने यू लैम्बडा का जो वैल्यू निकाला था, स्पेक्ट्रल रेडियंसी का जो वैल्यू निकाला था, वो क्या कर रहा था, अपना जो कर्व है ना, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंटल कर्व को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था और कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। क्लियर है? अब वो कैसे आया वो देखते हैं। इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी हम लोग ने डेरिवेशन वाले पार्ट को स्किप किया है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। अगर डेरिवेशन भी यहाँ पर डाल दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो अब मुझे आप कमेंट में बोल देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? अब देखो जो स्टैंडिंग वेव का जो चीज था वो सेम टू सेम, बट एनर्जी का क्या हो गया, एनर्जी का वैल्यू मिला एच न्यू बाय ई का पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये किसके टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और वेवलेंथ के टर्म्स में ऐसा आता है। अब ये कैसे आया, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले वेन्स में किया था, सेम स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है, सेम टू सेम हम लोग को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर पे ट्राई करना है एक बार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब ये चीज मिल गया, क्या ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर पा रहा है? हाँ, कंप्लीटली थियोरेटिकल कर्व और एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या हो रहे थे, डिट्टो मैच कर रहे थे। और एक चीज इसके बाद, और अब रेले जीन्स लॉ से, प्लैंक्स लॉ से ना हम लोग वेन्स लॉ और रेले जीन्स ट्रीटमेंट, मतलब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कैसे, एक लिमिट रखना पड़ेगा, वेन्स के लिए रखना पड़ेगा लैम्डा टेंड्स टू 0 और रेले जीन्स के लिए रखना पड़ेगा न्यू टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या, वेन्स लॉ कहां पर वैलिड था, हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी मींस लो वेवलेंथ लैम्डा टेंड्स टू 0, और रेले जीन्स कहां पर वैलिड था, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू टेंड्स टू 0। अब देखते कैसे आता है, एक बार करके देखते। चलो अब इतना सबको क्लियर है कि रेले प्लैंक सर ने क्या यूज किया। चलो अब देखो, अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक कंफर्मेशन मिलेगा ना कि प्लैंक्स लॉ सही है कि नहीं। एक्सपेरिमेंटल कर तो हो गया, लेकिन क्या हम लोग रेले जीन्स और वेन्स को भी यहाँ से डिराइव कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते थे, और साथ में वेन्स लॉ जो डिस्प्लेसमेंट लॉ था ना, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे वो देखो, पहले वेन्स लॉ के लिए करते हैं। ठीक है, अब वेन्स लॉ कैसा आएगा देखो, यू लैम्डा क्या है, इक्वल्स टू यू लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाय के लैम्डा रेज टू 5 इंटू 1 अपॉन ई का पावर एच सी बाय के टी इंटू लैम्डा माइनस 1। सही बात है। अब देखो, अगर मैं लैम्डा टेंड्स टू 0 रखूं तो ई का पावर क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, मतलब ये चीज ई का पावर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सही बात है, ई का पावर इन्फिनिटी हो गया, मतलब -1 कर दो तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, सेम चीज ही बचेगा। तो मैं बोलूंगा अगर लैम्डा टेंड्स टू 0 है तो मैं ई का पावर एच सी बाय लैम्डा के टी को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी -1 को क्या लिख सकता हूँ, ई का पावर एच सी बाय लैम्डा के टी ही लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यू लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू 5 इंटू, अब देखो ये चीज ही बचेगा, ये चीज ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एच सी बाय के टी इंटू लैम्डा। अब वेन्स लॉ जो हम लोग ने उसका जो रिलेशन था वो याद करो, ए अपॉन लैम्डा 5। अब यहाँ पे 8 पाई एच सी क्या है, कांस्टेंट है, तो कैपिटल ए अपॉन लैम्डा रेज टू 5 इंटू ई का पावर माइनस ए स्मॉल ए बाय लैम्डा टी, और ये भी तो कांस्टेंट है तो इसको ए। तो मुझे बताओ यहाँ से प्लैंक्स लॉ से हम लोग ने वेन्स लॉ को डिराइव किया या नहीं किया, कर पा रहे? सही बात है। क्या लिमिट रखने पे, लैम्डा टेंड्स टू 0। क्या हम लोग रेले जीन्स को भी निकाल सकते हैं? हाँ, ये दूसरा कंफर्मेशन था प्लैंक्स लॉ के लिए। न्यू इक्वल्स टू लैम्डा रखो, देखो ये फॉर्मूला में रखो, न्यू टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये चीज बहुत छोटा हो जाएगा, और हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, ई एच न्यू बाय के टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एच न्यू बाय के टी। कब, जब न्यू का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है, तब एक्सपांशन में हम लोग पढ़ते हैं यार फॉर्मूला। तो इसको रख दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू एच न्यू अपॉन, देखो इसको यहाँ पे इसके जगह पे ये रखेंगे तो 1 प्लस और ये माइनस उड़ जाएगा, बचा क्या, एच न्यू अपॉन के टी, एच न्यू गया, के टी ऊपर गया, तो क्या मिल रहा है 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब भी हम लोग ने देखा रेले जीन्स का जो रिलेशन था सेम टू सेम है, हाँ या ना, क्लियर है? तो ये दूसरा कंफर्मेशन था प्लैंक्स लॉ का।
अब तीसरा चीज, हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। कैसे बोलो, हम लोग ने वेन्स लॉ में किया था ना जहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, जो यू लैम्बडा का एक्सप्रेशन है वहां पे हम लोग ने डेरिवेट किया था लैम्बडा के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे इक्वल टू 0 किया था, वहीं पे हम लोग लैम्बडा मैक्स मिल रहा था। सेम टू सेम इसके लिए करो, तुमको आंसर जरूर मिलेगा। एक बार ट्राई करना घर पे, ठीक है, जरूर मिलेगा। और नहीं मिला तो मैं कमेंट कर देना, मैं खुद नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को ये करके बता दूंगा, लेकिन ट्राई करना, मजा आएगा यार, सेम मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या, रिलेजेंस लॉ भी निकल रहा है, वेन्स लॉ भी निकल रहा है, और इसका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी निकल रहा है। इसका मतलब क्या, प्लैंक्स का जो लॉ है, ये E इक्वल्स टू NH वाला जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया डिस्क्रीटनेस वाला, वो एकदम सही है। और इस तरीके से प्लैंक सर ने पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कर्व को पूरा एक्सप्लेन किया था, और एक लॉन्ग टर्म के बाद, बड़े टाइम के बाद क्या किया, इस प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया था। और यहीं से इस फॉर्मूला से ही E इक्वल्स टू NH न्यू से ही क्या हुआ था, क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ हुआ था, समझो 1900 में। क्लियर है क्या? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का जो भी टॉपिक्स बच रहा है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।